जी पुष्पेंद्र जी, इस समय भाजपा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चारों तरफ से फंसी हुई दिख रही है। ना तो हिंदू मुसलमान वाला फैक्टर काम आ रहा है, ना तो मोदी की रैलियां काम आ रही है, मोदी की रैली में भीड़ नहीं आ रही है, ना तो जयंत चौधरी के आने का कोई फायदा हुआ, राजपूत बिरादरी के लोग माने नहीं मनाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में राम मंदिर का जिक्र 2 बार आया है और मोदी जी का जिक्र 56 बार 65 बार, चंद्रकांत जी एक स्टोरी कर रहे थे, 65 बार मोदी जी का जिक्र आया है। और जिस मसले पर सबसे आक्रामक चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी, राम मंदिर, उसका जिक्र सिर्फ और सिर्फ 2 बार आया है। जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। और उसमें भरत जी एक बात और है, जिस गाय के नाम पर 10 साल से माहौल बनाया गया, उसका जिक्र शून्य है, एक बार भी उसका जिक्र नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि चंद्रकांत जी कोई कुछ भी इस समय भाजपा के फेवर में दिखाई नहीं दे रहा है। पुष्पेंद्र जी, आपको क्या लगता है? केपी मलिक साहब ने कहा कि तीसरे नंबर की पार्टी हो सकती है बीजेपी, आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्या इतनी बुरी हालत है भाजपा की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? ये 8 सीटें गले के नीचे से नहीं उतर पाएंगी क्या? प्रज्ञा जी, आपने पहली बार मुझे अपने चैनल पे बुलाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। भाई केपी मलिक जी, चंद्रकांत जी, भरत जी यहाँ बैठे हैं, उनको नमस्कार, और आपके दर्शकों का भी मैं अभिवादन करना चाहूंगा बहस शुरू करने से पहले। और भाई केपी मलिक तो बिल्कुल जमीन पे घुस के बात करते हैं, तो उनकी किसी बात को झुठला पाना मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन एकदम से उसे तीसरे नंबर पर, चाहे आपके रिपोर्टर्स कह रहे हो, दूसरे कह रहे हो, तो सुन के एकदम से चौंकने की स्थिति आती है। पर इसके समर्थन में कुछ लॉजिक्स है जो आपके रिपोर्टर्स ने बताए होंगे। होता क्या है कि जब कोई चुनाव हारने वाला होता है तो उसका व्यवहार बदल जाता है। तो डॉक्टर संजीव बालियान जो पहले 2 चुनावों में बड़े शांत और सौम्य बने रहे, विनम्र बने रहे, जब से ठाकरों का विरोध शुरू हुआ है तो उनकी भाषा बदल गई है। मेरे ख्याल से बाद में जब केपी मलिक साहब का दोबारा नंबर आएगा तो इस बात का समर्थन करेंगे कि उनका जो व्यवहार है, जो आचरण है, जितना सौम्य वो रहते थे, वो कुछ बौखलाए हुए से लग रहे हैं। और ये बौखलाहट आपको मालूम है, चुनावी समय पे अगर ये बौखलाहट है तो ये आपके कठिन समय की जो है वो संकेत देती है, कठिन समय का। ये भी सही है कि दारा सिंह प्रजापति पहली बार वहां गए हैं, फ्रेश ताजा चेहरा है। दलित वोट और प्रजापति वोट मिलके वो एक बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि बसपा को जो बी टीम बीजेपी की कहते थे, वो ऐसा हो नहीं रहा। मेरठ का चुनाव इस चरण में नहीं है, पर खासतौर पे मेरठ, बिजनौर और अगर मुजफ्फरनगर की बात करें तो बसपा ने जो कैंडिडेट उतारे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की पेशानी पे चिंताएं बढ़ा रहे हैं, लकीरें बढ़ा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ इंडिया ब्लॉक के। होता ये था, आमतौर पे वो ऐसा कैंडिडेट उतारती थी जिससे भारतीय जनता पार्टी को तथा फायदा हो जाता था। हाँ, तो जो मुजफ्फरनगर की बात है, सूचनाएं तो ऐसी मिल रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ठाकुर बिरादरी को प्रधानमंत्री मोदी ने जब मेरठ में रैली हुई थी तब भी संजीव बालियान को और संगीत सोम को आपस में मिला के बात कराई थी। फिर योगी जी ने अलग से बात करी, खुलकर संदेश भी दे दिया, पर उसके बाद भी संगीत सोम का जो सुर था वो बदला नहीं है, वो अभी तक वैसा ही है। तो इससे मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ठाकुरों की नाराजगी अभी दूर हुई नहीं है। और ठाकुर अगर इसी तरह नाराज रहेंगे तो फिर उसका खामियाजा तो भारतीय जनता पार्टी को उठाना ही पड़ेगा। और अच्छा, एक सवाल और छोटा सा है सर बीच में, कह दूं भरत जी? देखिए, इसका संकेत हमें खतौली उपचुनाव में मिल गया था कि संजीव बालियान से जो निजी नाराजगी है वो कितनी ज्यादा है और वो किस तरह से हारे थे। तो अगर इन सारी बातों को मिलाते हैं तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि तीसरे पर हरेन मलिक होंगे या बसपा होगी। हालांकि मुझे अनुमान में ये लगता है कि नहीं, हरेन मलिक क्योंकि जाटों का भी कुछ वोट ले जाएंगे और सेकंड पे शायद वही रहेंगे, क्योंकि उनके पास थोड़ा सा मुस्लिम का अगर पहली जो प्रायोरिटी होगी वो मुझे लगता है कि हरेन मलिक ही होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब आप अपना सवाल पूछे भरत जी प्लीज। नहीं तो मुजफ्फरनगर में पहले नंबर पर किसे देख रहे हैं आप? नहीं, ये तो भविष्यवाणी हो जाएगी। अच्छा नहीं, चलिए और इसको सरल कर देते हैं, और इसको सरल। पहले नंबर पे इसलिए पूछा क्योंकि चंद्रकांत जी 3 नंबर पर रख रहे थे बीजेपी को बहुत दिन से, और आज केपी सर के मुंह से वो बात निकल गई तो वो चंद्रकांत बड़े खुश हो गए कि हमारी बात देखो सही होती हुई निकल गई। लेकिन फिर भी आप जो है मुजफ्फरनगर में किसकी तरफ आज की तारीख में ज्यादा प्लस करके देख रहे हैं? किसकी तरफ प्लस? देखिए कांटे की टक्कर है। मैं
हालांकि ऐसा कोई अनुमान देना नहीं चाहिए, पर आप सरल शब्दों में भी पूछ रहे हैं और मुझे उलझा भी रहे हैं सरलता के साथ ही। मुझे तो बसपा तीसरे नंबर पर लगती है, दोनों में टक्कर बहुत ज्यादा है। अब ये डिपेंड करेगा कि हरिंद मलिक अपनी मलिक खाप और जाटों की कितनी वोट ले पाते हैं। और जैसा मलिक साहब ने कहा कि जयंत के इस कदम का भी बहुत कोई स्वागत नहीं हुआ जाट बिरादरी में, और बहुत से लोग जो अभी तक असंतुष्ट थे वो अभी भी हैं। लेकिन फिर भी हम ये मान लेते हैं कि जाटों का बहुतायत का जो वोट है वो संजीव बालियान को मिल जाएगा। लेकिन बहुत सा वोट वो काट रहे हैं। फिर दारा सिंह प्रजापति जो पिछड़ों पर प्रजापति समाज का वोट काटेंगे, वो सीधे सीधे बीजेपी को डेंट जाएगा। और जैसा भी मलिक साहब ने कहा कि बसपा वाले हाथी को ढूंढ रहे थे और गठबंधन की वजह से हाथी नहीं मिल रहा था तो कमल पर चले गए थे, वो वोट भी शिफ्ट होके प्रजापति की तरफ जाता है, तो तिकोनिया हो जाता है। तो तिकोनिया में जो हार जीत का मार्जिन है वो थोड़ा कम तो रहेगा, पिछली बार भी कम था, और वो जैसे जीते थे उसमें तो अलग से विवाद भी हुआ था, बातें भी हुई थी बहुत सारी। पर मैं अभी भी ये मानता हूँ कि हरिंद मलिक और संजीव बालियान में सीधा मुकाबला होगा और बसपा तीसरे नंबर पर रहेगी। अच्छा, सबसे बढ़िया कौन लड़ रहा है इस सीट पर, ये तो बता दीजिए। देखिए, अगर सौम्यता से कहे तो हरिंद मलिक को काफी प्यार मिल रहा है, जैसे कि कैराना में इकरा हसन को बहुत कुछ ज्यादा प्यार। पुष्पेंद्र सर ने कह दिया। चंद्रकांत जी अब एक दूसरे राउंड में, क्योंकि आज जो है केपी सर ने बहुत ज्यादा समय हमें दिया नहीं है, बहुत ज्यादा मोहब्बत की बारिश इन्होंने हम लोगों के ऊपर करी नहीं है। एक लाइन हम बोल देते हैं, हरिंद मलिक को ऐसा ही प्यार मिल रहा है जैसे कैराना में इकरा को मिल रहा है। अच्छा, ओ, तब तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी, पुष्पेंद्र सर। समझने वाले समझ गए, आपने कितनी बड़ी बात कह दी। चंद्रकांत जी, अब आप ये बात कह रहे थे कि 8 की 8 का मैं जो हूं प्लस माइनस में करके बता सकता हूं, और अब आप पूछोगे कि कौन जीत रहा कौन हार रहा है, ये नहीं बताऊंगा, लेकिन किसके ऊपर किधर आज झुकी हुई है ये मैं बता सकता हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप शुरू करिए। मुजफ्फरनगर तो आपने क्लियर कर दिया शुरू में ही कि इंडिया की तरफ झुकी हुई है। इसके बाद मैं उस पे आऊंगा भरत जी, लेकिन दो बातों का जिक्र करना बहुत जरूरी है। केपी सर और दोनों पुष्पेंद्र सर बैठे उनके सामने, वो इसलिए क्योंकि जिस ठाकुर वर्ग की नाराजगी की बात कही जा रही है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात में, इस तरीके की चर्चाएं भी केपी सर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रही हैं कि वहां के जो ठाकुर युवा हैं वो इस बात से ज्यादा नाराज है कि उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लिखाए गए। उस क्षेत्र में ठाकुर युवाओं पर फर्जी मुकदमे लिखाए गए। संगीत सोम और सुरेश राणा की हार के लिए बालियान साहब को जिम्मेदार माना गया। जिस बात का जिक्र आपने किया कि बालियान जी के अंदर थोड़ी सी खींच नजर आ रही है, तो पिछले 3 से 4 जो उनके इंटरव्यू तमाम अलग-अलग जगह पर हुए, उसमें भी वो नाराजगी दिख रही है। दूसरा एक टॉपिक थोड़ा-सा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि राजस्थान की वो खबर है कि भरतपुर और धौलपुर की जो बेल्ट है वहां पर जाट समाज भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज है, बेहद नाराज है। और जो जयंत चौधरी की बात हो रही थी कि जयंत चौधरी राजस्थान में गए, उसके बाद उनको दिल्ली के आला कमान से डांट पड़ी, तो मुजफ्फरनगर की सीट पर तो भरत जी मैं देखिए पूरी तरीके से श्योर तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अपनी बात पर अभी भी हूं कि तो मुझे ऐसा लगता है कि जयंत चौधधरी के ऐसे बुरे दिन आ गए कि भारतीय जनता तो शामिल तो हुए नहीं है, उनका अपना अलग दल है, तो बीजेपी वाले डांट देते हैं क्या इनको? स्वाभाविक सी बात है, भारतीय जनता पार्टी में जो गठबंधन के दल होते हैं वो हेडमास्टर के सामने खड़े हुए 5वीं के स्टूडेंट की तरह होते हैं। क्या उनकी स्थिति होती है क्या नहीं होती, ये बहुत ज्यादा चर्चाएं होती रहती है, उस पर बात करने की जरूरत नहीं। लेकिन मुजफ्फरनगर में मैं पूरी तरीके से अपनी बात पर कायम हूं, और मैं इस बात पे कायम हूं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी नंबर 3 पर जा रही है। पुष्पेंद्र सर, जल्दी से बस आपका फाइनल कमेंट चाहिए। और 45 मिनट हमको दिए गए थे और अभी हुए हैं 43 मिनट हुए हैं डिबेट के। अभी 2-3 मिनट हमारे पास हैं केपी मलिक सर के। सर क्या कहेंगे? पीलीभीत, और हम इस बार आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप ये कहिए कि किसकी तरफ जा रही है, बिल्कुल नहीं कहेंगे। हम बस सिर्फ और सिर्फ आपका छोटा छोटा विश्लेषण चाहेंगे। बस डिफर करता हूं। जितिन एक बड़े मतलब बहुत इंट्रोवर्ट से हैं, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी नहीं है, आक्रामक नहीं है, भाजपा का साथ है, बस यही उनका एकमात्र गुण है। बाकी वो कोई गुण जितिन में ऐसा नहीं है कि वो जनता को अपना बना सके। और कहीं अगर वरुण गांधी के सपोर्टर्स अखिलेश की बातों में या अखिलेश के साथ कहीं हैं तो फिर भाजपा के लिए मुश्किल। रामपुर
रामपुर में और मुरादाबाद में तो समाजवादी पार्टी ने खतरा अपने आप मोल लिया है, अपने आप बुलाया है खतरे को, दावत दी है कि आ जाओ, और एक तरह से प्लेट सजा के देने की कोशिश करी है। लेकिन शायद कुछ मजबूरियां रही होंगी, आजम वाली रही तो एसटी हसन को हटाया और फिर उन्हें डाउन करने के लिए दिल्ली से मौलाना को ले आए। अभी तक वो जगह नहीं बना पाए हैं। आज तक की बात करें तो ये लगता है कि लोधी दोबारा से वहां जीत सकते हैं। लेकिन जैसा अभी मलिक साहब भी कह रहे थे कि वहां पे इसे लोटा नमक कहते थे हमारे यहाँ, कि चुनाव वोटिंग से एक दिन पहले लोटा नमक हो जाता है पंचायतों में, कसम वसम हो जाती है, संकल्प हो जाता है भाई एक ही जगह वोट जाएगी। तो अगर ऐसा होता है तो सपा के लिए आसान होगा, अन्यथा वहां अभी तक तो ये लगता है कि सीट जो है वो हाथ से फिर गई। मुरादाबाद में जैसा रामपुर रामपुर मैंने बोला कि सीट जो आज के हालात है उसमें गई। अगर मुस्लिम एकजुट हो गया और संकल्प ले लिया तो बचेगी। लेकिन मुस्लिमों को ऐसा लगता नहीं, क्योंकि नूर महल से हमजा वगैरह सब लोग जो है वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, तो लगता है कि वहां स्थिति कठिन है सपा के लिए। हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि मुरादाबाद में देखिए इन्होंने खतरा मोल लिया, रुचि वीरा को लाए। हालांकि सर्वेश सिंह भी मूलतः बिजनौर के नहीं है, और सॉरी मुरादाबाद के नहीं है, वो भी बड़ापुर के हैं। लेकिन रुचि वीरा ज्यादा बाहरी है उनकी अपेक्षा में, क्योंकि सर्वेश सिंह वहां हमेशा सक्रिय रहे हैं, काम करते रहे हैं। वहां पर भी देखिए कि वहां पे बहुजन समाज पार्टी ने अलग तरीके से खेला है। वहां पे उन्होंने मुस्लिम को उतारा है, सैफी को। अगर मुस्लिम वोट वहां जाते हैं और रुचि वीरा को पूरे वोट नहीं मिलते तो खतरे में पड़ती है। पर वहां पे एक चीज और है, एक फैक्टर और है जिसकी हमने चर्चा नहीं करी। वहां पर कांग्रेस के लिए मुसलमानों में बहुत झुकाव था, चाहे हमने मेयर चुनाव में भी देखा, पहले भी देखा। ससुराल भी है प्रियंका गांधी की, और कांग्रेस इस सीट को मांग भी रही थी जी। तो मुझे लगता है कि मुसलमान अंततः बसपा की तरफ ना जाके रुचि वीरा को मिल सकते हैं, और ऐसा होगा तो फिर रुचि वीरा की राह आसान होती है, मतलब चुनौती दे पाएंगी, टक्कर यहाँ भी होगी, आसान नहीं रहेगा क्योंकि बाहर की है, उस तरह से मैनेज नहीं हुआ। और कल जब वो रैली हो रही थी अखिलेश वहां पहुंच नहीं पाए, और ये इन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस जो है कार्यकर्ताओं को आने नहीं दे रही। बिजनौर सर, नगीना पहले बोलेंगे, नगीना में हम डिफर करते हैं जी। और जिस तरह से चंद्रशेखर को आप लोग कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इतना चमत्कार, वो इतना करिश्मा वो कर पाएंगे। वो सीट मांग रहे थे, पहले ही मांगी थी, लेकिन अखिलेश ने भी उन्हें दावत नहीं दी। और यहाँ पर या तो इमरान मीटिंग कर जाते 2-4 बार और उनके समर्थन में, तो मुस्लिम वोट उन्हें मिलते। उन्हें नोट भी मिल रहा है, जहां भी जा रहे हैं प्यार भी मिल रहा है उन्हें चंद्रशेखर को, लेकिन वो एक लिमिटेड एरिया है। और मुझे लगता है कि वो चंद्रशेखर विपक्ष को नुकसान पहुंचा रहे हैं, भाजपा को नहीं पहुंचा रहे। ये मेरी फाइंडिंग है। हो सकता है क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा क्यों कह रहे हैं कि चंद्रशेखर विपक्ष को नुकसान पहुंचाएंगे? दलित बाहुल्य सीट है, और अगर दलितों के वोटों का बंटवारा हो रहा है तो मेरा मानना तो सीधा है, साहब उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो दलितों का ही तो वोट लेंगे। तो नगीना में आगे कौन दिख रहा है आज की तारीख में? मुकाबला अच्छा है, फिर वो आगे नहीं कहना चाहिए, पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो बहुत बेकरारी से यहाँ पे मतलब कब्जा चाहती थी और कर नहीं पाती, बहुत बार असफल हो जाती है। ऐसा ना हो कि आपस की पत्थरों की लड़ाई में और बिल्ली रोटी खा जाए।